हेलो गाइस, दिस इज़ मयंक। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रोफेसर डायरी पर। इस वीडियो में हम वैदिक संस्कृति से संबंधित सभी क्वेश्चंस को हल करेंगे। इसके लिए मैं ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक तथा यूथ कंपटीशन टाइम्स के बुक्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं वैदिक संस्कृति से संबंधित सभी क्वेश्चंस को इसी वीडियो में हल कराऊंगा। तो आप बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए तथा अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी है आपका 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, या इनमें से कोई नहीं। आपको पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का समय पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, यानी 1500 से 1000 ईसा पूर्व का समय ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक संस्कृति का समय कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन वही हैं सभी। पहला है आपका 1500 से 1000 ईसा पूर्व, सेकंड है आपका 1000 से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है आपका 600 से 600 ईसी, यानी 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईस्वी तक। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, यहाँ पे हमें उत्तर वैदिक संस्कृति पूछी है। पिछले वाले क्वेश्चंस में आपको पूर्व वैदिक संस्कृति पूछी थी या ऋग्वैदिक संस्कृति पूछी थी। यहाँ पे उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, यानी आर्य किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए वीर या योद्धा को, ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन वर्गों को या कुलीन पुरुष को, ऑप्शन सी यज्ञकर्ता या पुरोहित को, ऑप्शन डी विद्वान को। ये यूपीपीसीएस सन 2009 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो करेक्ट क्वेश्चन नंबर थ्री का करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रेष्ठ या कुलीन। यानी आर्य का जो शाब्दिक अर्थ है संस्कृत भाषा का वो है आपका श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पे रॉन्ग पूछा है। ऑप्शन ए वे संस्कृत बोलने वाले थे, बी वे घुड़सवारी किया करते थे, सी वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, तथा ऑप्शन डी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये एसएससी सन 2001 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर फोर का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये आपका गलत रहेगा। बाकी सभी जो ए बी सी ये सभी सही हैं। वे संस्कृत भाषा बोलते थे, यानी सबसे ज़्यादा संस्कृत का यूज वही आर्यों ने किया। घुड़सवारी किया करते थे, रथ रथ के लिए जाने जाते थे, रथ बनाए थे। वे कई झुंडों में भारत पहुँचे। ठीक है, यानी बहुत सारी ट्राइब्स के रूप में वो मध्य एशिया से भारत में आए। पहले सप्त सिंधु वाले क्षेत्र में रहे, बाद में ब्रह्मवर्त वाले क्षेत्र में चले गए, यानी गंगा के मैदानों में आ गए। तो ये सारी चीज़ें आर्यों के बारे में सही हैं, लेकिन वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये गलत है। यानी यहाँ पे प्रारंभिक आर्यों की बात की जा रही है। प्रारंभिक आर्यों की जो सभ्यता थी उस यानी वैदिक ऋग्वैदिक सभ्यता को हम ग्रामीण सभ्यता जानते हैं, जबकि इससे ऋग्वैदिक सभ्यता से पहले वाली जो सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, वो मुख्यतः शहरी सभ्यता थी। लेकिन समय के साथ साथ ये ऋग्वैदिक संस्कृति भी समय के साथ यहाँ पर भी शहरों की शहर बनने स्टार्ट हुए, जैसे काशी का शहर हुआ या फिर मथुरा का शहर हुआ। इसी प्रकार से बहुत सारे शहरों ने भी बाद में जन्म लिया। लेकिन जब प्रारंभिक आर्य थे ये मुख्यतः ग्राम गांवों में निवास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव है आपका, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन ए है जौ, बी गेहूं, सी चावल, डी तम्बाकू। तो क्वेश्चन नंबर फाइव का करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी तम्बाकू। ऋग्वैदिक काल यानी वैदिक काल के जो लोग थे उनको जौ, गेहूँ, चावल इन तीनों का ज्ञान था, लेकिन तम्बाकू का ज्ञान नहीं था। जौ को उस समय यव कहा जाता था, गेहूं को गोधूम, इसी प्रकार से चावल को ब्रीही कहा जाता था। ठीक है, लेकिन तम्बाकू का ज्ञान ये आपका पुर्तगालियों, ये तम्बाकू का खोज यानी तम्बाकू आप पुर्तगाली लेके आए थे इंडिया में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स की अगर हम बात करें तो उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? यानी उत्तर वैदिक काल में जो वेद पाठ नहीं करते थे उनके खिलाफ जाते थे, या ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को क्या कहा जाता? ऑप्शन ए यजमान, बी श्रमण, सी अथर्वन, या डी श्रेष्ठिन।
तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी यानी श्रमण। एक तरीके का श्रमण आंदोलन चला था उस समय, जिसमें मुख्यतः जैन धर्म, बौद्धिस्ट या आजीविका संप्रदाय आते थे। तो ये इनके जो अनुयायी थे उनको श्रामण कहा जाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी शुल्बसूत्र, ऑप्शन डी छांदोग्य उपनिषद। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी यानी शुल्बसूत्र। शुल्बसूत्र मेनली ज्योमेट्री से रिलेटेड है, यानी ज्योमेट्री से रिलेटेड है। इसमें बहुत सारी थ्योरम है ज्योमेट्री के, और मेनली इसका यूज़ किया जाता था जो यज्ञ वेदिका हैं उनको बनाने के लिए। उनमें जितने भी मैथमेटिक्स लगता था, यज्ञ यज्ञ की जो वेदिका होती थी, यज्ञशाला होती थी, उसको बनाने के लिए शुल्बसूत्र का ज्ञान होना आवश्यक था। क्वेश्चन नंबर 8, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद या ऑप्शन डी सामवेद। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी ऋग्वेद। ऋग्वेद में आपके वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए वेद, ब्राह्मण, आरण्यक या उपनिषद। यानी एज का क्रम है, सबसे पहले वेद आए, ब्राह्मण आए, आरण्यक आए या उपनिषद आए। सेकंड दे रखा है आपका वेद पहले आए, उसके बाद उपनिषद, देन ब्राह्मण, देन आरण्यक। ऑप्शन सी है उपनिषद, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक। ऑप्शन डी है वेद, आरण्यक, ब्राह्मण या उपनिषद। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी सबसे पहले वेदों की उत्पत्ति हुई, और उसमें भी सबसे पहले ऋग्वेद, देन आपका यजुर्वेद, देन सामवेद और लास्ट में अथर्ववेद। देन वेदों के बाद आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ यानी हर एक वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ थे, जैसे ऐत्रेय कौशिक की ऋग्वेद का था, इसी प्रकार से गोपद आपका अथर्ववेद का था। इसी तरीके से चारों चारों आपके वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ थे। उसी प्रकार से उनके बाद आए थे आपके आरण्यक। ठीक है। यानी वो ग्रंथ जो वन में, अरण्य में लिखे गए हैं। ठीक है। उस देन आते हैं, सबसे लास्ट में आते हैं उपनिषद, जिसमें फिलॉसफी दे रखी है, जिसमें दर्शन दे रखा है। ठीक है। जिसमें जन्म के बारे में, मृत्यु के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारी फिलोसफिकल टेक्स्ट हैं। और ये गुरु के समीप रह के, उपनिषद, उप का अर्थ होता है समीप, निषद यानी गुरु के समीप रह के जो ज्ञान अर्जित किया है उसको उपनिषद कहा जाता है। यानी ये क्रम रहेगा आपका, वेद सबसे पहले, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, उनके बाद आरण्यक, उनके बाद उपनिषद। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो वेदों की संख्या रहेगी आपकी ऑप्शन नंबर सी यानी 4। सबसे पहला वेद है आपका ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद, देन अथर्ववेद। ये आपके 4 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद यानी इन चारों ब्राह्मण ग्रंथों को ऋग्वेद, आपका यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों ब्राह्मण ग्रंथों को वेद संहिता कहा जाता है। जबकि ऊपर के 3 ब्राह्मण ग्रंथों को, अथर्ववेद को छोड़ के, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को वेद त्रयी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यही है, क्वेश्चन नंबर 11, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी और वेद त्रयी कहलाते हैं? तो ऑप्शन ए है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऑप्शन बी है ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ऑप्शन सी है, सॉरी बी था ये, ऑप्शन सी है ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ऑप्शन डी है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है आपका क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को वेद त्रयी कहा जाता है या त्रयी कहा जाता है। ठीक है। अगर चारों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाएगा तो वो वेद संहिता कहा जाएगा। लेकिन अगर अथर्ववेद को हटा दिया जाए तो 3 वेदों को आपको वेद त्रयी कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाली शब्द सत्यमेव जयते, यानी जिसका अर्थ होता है सत्य की हमेशा जीत होती है, यह किस उपनिषद से लिए गए हैं? ठीक है। तो ऑप्शन ए है मुंडकोपनिषद, बी है आपका कठोपनिषद, सी है ईशोपनिषद या ब्रह्मदारण्यक उपनिषद। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी मुंडकोपनिषद। ठीक है। यानी मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। ठीक है। सत्यमेव जयते जो वाक्य है ये आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी प्रकार से वसुधैव कुटुंबकम जो शब्द आजकल G20 में चर्चा में है वो है आपका महाउपनिषद से लिया गया है। ठीक है। इसी तरीके से कठोपनिषद से आपका यम और नचिकेता का संवाद लिया गया है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30।
क्वेश्चन नंबर 13, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए कृषि, बी पशुपालन, सी शिक्षा या डी व्यवसाय। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पशुपालन। ठीक है, यानी ऋग्वैदिक आर्य यानी जो प्रारंभिक आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ठीक है, लेकिन समय के साथ पशुपालन चेंज हुआ कृषि में। यानी जो उत्तर वैदिक ऋग्वैदिक आर्य थे उनके बाद जो लेटर वैदिक आर्य रहेंगे, यानी जो अंतिम जो आर्य थे जहाँ पर सभ्यता ग्रामीण से शहरी की तरफ ट्रांजिशन फेस में थी, तो वहाँ पर जो उनका मुख्य व्यवसाय हो गया था वो कृषि हो गया था। यानी पहले पशुचारण उसके बाद कृषि, पहले ग्रामीण उसके बाद शहरी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी उपनिषद, सी यजुर्वेद, डी सामवेद। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी, यानी सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। सामवेद में वही सारी ऋचाएं हैं जो ऋग्वेद में पढ़ने गाने योग्य हैं। यानी ऋग्वेद की सारी चीज़ें जो पद फॉर्म में हैं, यानी पद पोट्री की फॉर्म में थी, उन सबको सामवेद में रख दिया गया और उनको गाया जाने लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम विधि निर्माता कौन है? ऑप्शन ए मनु, बी चाणक्य, सी चंद्रगुप्त, डी सेल्यूकस। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी मनु। ठीक है, यानी प्रथम लॉ मेकर या प्रथम विधि निर्माता मनु को माना जाता है और इनकी किताब थी मनु स्मृति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। ऑप्शन ए महाभारत, बी श्रीमद् भागवत गीता, सी गीत गोविंद या डी इनमें से कोई नहीं। ये आपका आरआरबी संध्या 5 में पूछा हुआ गया क्वेश्चन है। तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है, अगर आप यूपी पैट, यूपी पुलिस, यूपी आर या यूपी पीसीएस प्री के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट वीडियो होने वाला है वैदिक सभ्यता से संबंधित। यानी वैदिक सभ्यता के सभी क्वेश्चंस 1-1.5 घंटे में आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे, 1-2 बुक से। ठीक है, इसके साथ जो घटना चक्री पूर्वावलोकन की किताब रहेगी उसका जो पॉइंटर फॉर्म में आता है उसको भी मैं करा दूंगा। ठीक है, तो अब आपको बस इसकी थ्योरी वाले वीडियो देखने हैं, साथ में ये ज़रूर देखना है। ठीक है, मिनिमम टाइम थ्योरी पे लगाइए, मैक्सिमम आप प्रैक्टिस करने पे लगाइए, क्वेश्चंस को अधिक से अधिक संख्या में प्रैक्टिस करिए। अगर आप यूपी पैट दे रहे हैं इस साल का, यूपी पुलिस आने वाली भर्ती दे रहे हैं, या यूपी आर या यूपी पीसीएस, किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऑप्शन ए गोधन, बी भूमि, ऑप्शन सी है ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ये आरआरबी संध्या 5 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऋग्वेद में यानी शुरुआत के आर्यों का संपत्ति क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए गोधन। ठीक है, उस समय भूमि को संपत्ति के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता था। मेनली जो उनकी संपत्ति होती थी वो उनके पशु होते थे, और पशुओं में भी सबसे ज़्यादा जो पाले जाते थे, यानी सबसे जो पवित्र पशु माना जाता था वो आपकी गाय होती थी। इसीलिए गाय को, यानी गाय के जो भी गोवंश होता है उस सब को संपत्ति के रूप में प्रयोग करते थे वो लोग। और एक बार्टर सिस्टम, यानी बनु वस्तु विनिमय वाला जो सिद्धांत था उसके रूप में व्यापार भी उसी के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। यानी कुछ भी आदान प्रदान करना एक दूसरे को, तो गाय को ही एक मीडियम बनाया जाता था। ठीक है, वाटर एक्शन यानी वस्तु विनिमय का। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। और यहाँ तक कि गाय का इतना ज़्यादा सम्मान था कि गाय गाय के नाम से ही बहुत सारे नामों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गाय से ही गेहूं का नाम पड़ा, गेहूं का नाम गोधूम पड़ा गाय की वजह से। एक समय का नाम भी गाय की वजह से पड़ा, जैसे समय जो संध्या की बेला होती है उसका नाम गोधूली बेला पड़ा। इसी तरीके से जो बेटी होती है, क्योंकि बेटियां उस समय गाय को दूहने का कार्य करती थीं, दूध निकालने का कार्य करती थी, तो उनको दुहित्री बोला जाता था। ठीक है, तो ये सारे, और यहाँ तक कि गाय को अगन्या कहा गया है। अगन्या यानी जिसकी हत्या ना की जा सके। ठीक है, और गाय की वजह से गाय के लिए जो युद्ध होते थे, गाय के लिए मतलब लेने के लिए, कब्जा करने के लिए, तो उन युद्धों को गविष्टि कहा जाता था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऑप्शन ए 7 में यानी 7 में, ऑप्शन बी 8 में, 9 में या 10 में। यानी किस मंडल में शूद्र का उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त दे रखा है। पुरुष सूक्त में ही वर्ण आश्रम की व्यवस्था की गई, यानी सबसे पहले शूद्र जो शब्द दिया गया है वो पुरुष सूक्त में दे रखा है, और पुरुष सूक्त है आपके ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19।
पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 18, बी 19, सी 20 यानी 20, डी है आपका 21। ये आरआरबी संध्या 5 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 18 पुराण हैं टोटल मिला के। क्वेश्चन नंबर 20, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ए प्रकृति, बी पशुपति, सी देवी माता या डी त्रिमूर्ति। ये आरआरबी संध्या 4 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन ए, यानी प्रकृति। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण आपकी प्रकृति पूजा है। अधिक से अधिक जितने भी प्रकृति के नेचुरल फोर्सेस थे, चाहे वो आपका आंधी हो, बारिश हो, चाहे टेम्परेचर हो, चाहे डे हो, सन हो, इन सभी चीज़ों को, चंद्रमा हो, सूर्य हो, इन सभी चीज़ों को एक मानवीकरण के रूप में, एक मानव के रूप में पूजा गया, एक देवता के रूप में पूजा गया। यानी प्रकृति के सभी एलिमेंट्स को, सभी तत्वों को मानवीकरण करके उनकी पूजा की गई है। ठीक है, तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण यही है, प्रकृति की पूजा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए है इंद्र, बी अग्नि, सी है वरुण, डी है आपका सोम। यह आरआरबी संध्या 4 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है इंद्र के लिए, और इंद्र के लिए ऋग्वेद में 250 सूक्त हैं, यानी 250 बार इंद्र का जिक्र आया है ऋग्वेद में। ठीक है, यानी सबसे अधिक पावरफुल यानी शक्तिशाली देवता माना गया है इंद्र को ऋग्वेदिक समय में। ठीक है, इंद्र को पुरंदर कहा गया है, इंद्र को कृषि का देवता कहा गया है, इंद्र को बारिश का देवता भी कहा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, सुल सूत्र किस विषय से संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन ए ज्यामिति, बी ज्योतिष, सी गणित, डी खगोल विज्ञान। ये आरआरबी संध्या 2 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये मैंने पिछले क्वेश्चंस में करा रखा है। ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए ज्यामिति, यानी ज्योमेट्री। सुल सूत्र में ज्यामिति की बहुत सारी संकल्पनाओं के बारे में दे रखा है, बहुत सारी थ्योरम्स के बारे में दे रखा है, और मेनली इसका प्रयोग किया जाता था जब किसी यज्ञ वेदिका बनाई जाती थी, कोई यज्ञशाला बनाई जाती थी, तो उसको यज्ञशाला बनाने के लिए इसके सूत्रों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, अस्तो माँ सदगमया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, मृत्योर माँ अमृतम गमया, कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए उपनिषद, बी वेदांग, सी महाकाव्य, डी पुराण। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी उपनिषद। अस्तुमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय, ये सारा ये जो वाक्य है आपका, ये श्लोक है, ये उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद ये आपकी अंतिम कड़ी थी वैदिक लिटरेचर की, यानी सबसे पहले वेद आए, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ आए, उनके बाद अरण्यक आए, और लास्ट में आपके उपनिषद आए। उपनिषद मेनली फिलोसफिकल टेक्स्ट थे, यानी फिलोसफिकल बुक्स थी, जिसमें दर्शन शास्त्र के बारे में दे रखा था, तो उसी में ये श्लोक दे रखा है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बरसे थे। ऑप्शन ए सामा तट में, ऑप्शन बी प्राग ज्योतिष में, सी पंजाब में, या ऑप्शन डी पांचाल में। ये आरआरबी संध्या 3 का क्वेश्चन है, यानी आर्य सबसे पहले आके कहाँ बसे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी पंजाब वाले क्षेत्र में। उस समय के पंजाब को, यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दोनों के पंजाब को मिला के उस समय सप्त सैंधव का क्षेत्र कहा जाता था। यानी आर्य मध्य एशिया से अलग अलग जनजातियों के रूप में बहुत सारी ट्राइब्स के फॉर्म में अलग अलग समय पे आते रहे, और मेनली शुरुआत के फेस में ऋग्वैदिक काल के समय में वो सप्त सैंधव वाले क्षेत्र, यानी जो पंजाब वाला रीजन है, भारत और पाकिस्तान का पंजाब, जिसमें सिंधु नदी और उसके जो सहायक नदियाँ हैं उसका क्षेत्र है, तो वहाँ पे आके सबसे पहले बसे। और समय के साथ साथ जैसे ही लोहे की खोज हुई, तो धीरे धीरे समय के साथ साथ आर्यों ने ईस्ट की तरफ, यानी पूर्व की तरफ आगमन जारी रखा, और जिससे वो धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक पीरियड में, वो गंगा की तलहटी में जाके बस गए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट में आपके वेद दे रखे हैं, सूची सेकंड में यज्ञकर्ता दे रखे हैं, यानी वेद पाठ करने वालों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद का पाठ करने वालों को होता ही कहा जाता, सॉरी, यानी मैं पहले वेद पढ़ देता हूँ, सेकंड उनकी सूची सेकंड, आपको दोनों को मिलाना है। ऑप्शन ए में ऋग्वेद, सेकंड में यजुर्वेद, सी में सामवेद, डी अथर्ववेद। आपका पहला दे रखा है होता या हुरोत, दूसरा अदरव्यू यानी यज्ञकर्ता वाले को, तीसरा उद्गाता, चौथा ब्रह्मा। आपको मैच कराना है। तो ऋग्वेद को जो स्टडी करते थे, ऋग्वेद को पढ़ने वाले होते थे, उनको होता ही कहा जाता था, ये करेक्ट है, यानी ए का मिलान बन से होगा। यजुर्वेद को स्टडी करने वालों को अदरव्यू कहा जाता था। इसी तरीके से सामवेद का पाठ करने वालों को उद्गाता कहते थे,
इसी लास्ट में अथर्ववेद का जो पार्ट करते थे उन्हें ब्रह्म करते थे, ठीक है। यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3, आपका डी का 4। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, वेदों को अपौरुष से कहा गया है, ये क्यों कहा गया है? ऑप्शन ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई। ऑप्शन बी, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई। ऑप्शन सी, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई। या डी, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसी प्रकार इसी वजह से वेदों को अपौरुष से कहा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए कपिल मुनि, बी अच्युत गौतम मुनि, सी उलूकलांत, या डी पतंजलि। तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं, क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उलूकनाथ। इन्होंने ही एटॉमिक थ्योरी या परमाणुवाद सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए जैमिनी, बी बादरायण, सी कपिल मुनि, या डी गौतम मुनि। तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी जैमिनी। यानी जैमिनी ने मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के बारे में बताया है या उनके प्रतिपादन उसके रूल्स को प्रतिपादन किया है। क्वेश्चन नंबर 29, वेदांत या उत्तर मीमांसा इस दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए जैमिनी, बी बादरायण, सी बुद्ध, या डी महावीर। तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी बादरायण, ठीक है। उत्तर मीमांसा बादरायण ने प्रतिपादन किया है, जबकि पूर्व मीमांसा का प्रतिपादन जैमिनी ऋषि ने किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शन ए 7वां मंडल, बी 8वां मंडल, सी 9वां मंडल, या 10वां मंडल। बीपीएससी में 1995 में आया है, बीपीएससी 1998 में भी आया है। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 30 का ऑप्शन नंबर सी, यानी 9वां मंडल। यानी पूर्णतः सोम को समर्पित जो मंडल है उसे 9वां मंडल कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राजन युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ऑप्शन ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी कावेरी, या डी परुष्णी नदी। परुष्णी नदी को आज रावी नदी कहा गया है, ठीक है। यानी वैदिक समय में रावी नदी को परुष्णी कहा जाता था। तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध है जो दासराजन युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी ये युद्ध रावी नदी के तट पे यानी उस समय परुष्णी नदी के तट पे लड़ा गया था। इसमें एक तरफ भरत राजा सुदास थे, सॉरी, एक तरफ राजा सुदास थे तथा दूसरी तरफ 5 आर्यन ट्राइब्स और 5 नॉन आर्यन ट्राइब्स थे, यानी 10 राजा इनके खिलाफ लड़ रहे थे और इनको फाइनली सुदास जीतते थे, ठीक है। और सुदास के क्लैन के बाद ही, यानी सुदास का जो ट्राइब्स थी वो भरत ट्राइब्स थी और इन्हीं के वंश में आगे चल के, यानी सुदास राजा की जो जनजाति थी वो भरत जनजाति थी, भरत कबीला था और इन्हीं इसी कबीले के नाम से आज हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? ऑप्शन ए 1/3, 1/4, 1/6, या 1/8। तो क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1/6। यानी धर्मशास्त्रों में भू राजस्व यानी लैंड टैक्स 1/6 रहा है, यानी 1/6 गुना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ऑप्शन ए ब्राह्मण युग, बी सूत्र युग, सी रामायण युग, तथा डी महाभारत युग। ये बीपीएससी 1994 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी ब्राह्मण युग। यानी 800 से 600 ईसा पूर्व का जो समय है वो उसे ब्राह्मण युग कहा जाता है। इस समय बहुत ज़्यादा धार्मिक कर्मकांड वैदिक सभ्यता में इंट्रोड्यूस हुए, बहुत सारे धार्मिक कर्मकांड आए जिसकी वजह से इनके खिलाफ यानी जैसे बौद्ध धर्म प्रकट हुआ, जैन धर्म उत्पन्न हुआ, यानी बहुत सारे आजीविक संप्रदाय, जो श्रमण मूवमेंट चला था वो 800 से 600 ईसा पूर्व के समय जितने भी आडंबर जो धार्मिक रूढ़िवादिता है उसको जन्म लिया, उसको क्रिटिसाइज करने के लिए श्रमण मूवमेंट आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? यानी अछूत की अवधारणा किस काल से उदित हुई है? तो ऑप्शन ए है ऋग्वैदिक काल, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन सी उत्तर गुप्त काल, या डी धर्मशास्त्र के काल में। तो क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी धर्मशास्त्री काल में। यानी 800 BC से लेके
600 BC तक का जो टाइम पीरियड रहा है उस समय ये मेनली अछूत की अवधारणा मेनली स्पष्ट रूप से सामने आई थी। क्वेश्चन नंबर 35, एशिया माइनर स्थित बोगस कुई किसके लिए महत्व रखती है? ऑप्शन ए, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसके लिए, यानी वहाँ जो अभिलेख हैं जिसमें चार वैदिक देवताओं जिस इंद्र, वरुण, मित्र, नाशक्ति का उल्लेख है, तो इसके लिए एशिया माइनर स्थित बोगस कोई एक महत्व रखता है। ऑप्शन बी, मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है। या सी, वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी एशिया माइनर यानी तुर्की के एक रीजन में बोगस कोई क्षेत्र है, वहाँ पे एक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, रॉक एडिक्ट प्राप्त हुए हैं, जिन पर चार वैदिक देवताओं जिसमें इंद्र, वरुण, मित्र तथा नाशत्य देवता का उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? यानी गायत्री मंत्र किस पुस्तक में है? ये बीपीएससी 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी उपनिषद, डी आपका भगवत गीता। क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी ऋग्वेद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? ऑप्शन ए चावार्क, ऑप्शन बी गौतम ऋषि ने, ऑप्शन सी कपिल ऋषि ने, या ऑप्शन डी जैमिनी ने। तो न्याय दर्शन को प्रतिपादित करने वाले थे, क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी गौतम ऋषि। ठीक है, गौतम ऋषि ने न्याय दर्शन दिया है। इसी प्रकार से कपिल ऋषि ने सांख्य दर्शन, जैमिनी ऋषि ने आपकी पूर्व मीमांसा, चावार्क जी ने लोकायत संप्रदाय का प्रतिपादन किया था, जो भारत का प्राचीन भौतिकवादी संप्रदाय था। क्वेश्चन नंबर 38, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, यानी निष्क किसके लिए फेमस था? निष्क क्या चीज़ होती थी? ऑप्शन ए है स्वर्ण आभूषण, बी गायें, ऑप्शन सी तांबे के सिक्के, या डी चांदी के सिक्के। यूपीपीसीएस सन 2005 का क्वेश्चन है ये। तो निष्क एक सोने के आभूषण होते थे, मेनली निष्क जो आपका गले में हार पहना जाता था सोने का, उसे निष्क कहा जाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? ऑप्शन ए पतंजलि, बी गौतम ऋषि, सी जैमिनी, डी शंकराचार्य। तो योग दर्शन के प्रतिपादक थे ऑप्शन ए पतंजलि, और ये आपके पुष्यमत संघ के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 40, उपनिषद पुस्तकें हैं? ऑप्शन ए धर्म पर आधारित, बी योग पर आधारित, सी विधि पर आधारित, या ऑप्शन डी दर्शन पर आधारित। यूपीपीसीएस सन 2002 का क्वेश्चन है। तो उपनिषद में कई बार बता चुका हूँ आपको कि उपनिषद जो पुस्तकें हैं ये सबसे लास्ट टेक्स्ट है वैदिक लिटरेचर के, और ये दर्शन पर आधारित थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में सारे वेद दे रखे हैं, सूची सेकंड में उनमें क्या क्या चीज़ें हैं वो दे रखा है। वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। इसी प्रकार से ऑप्शन है 1, 2, 3, 4 में दे रखा है। पहला है संगीत में स्रोत, बी है आपका स्रोत एवं कर्मकांड, 3 है आपका तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, 4 है स्रोत एवं प्रार्थना। अगर हम सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करें तो ऋग्वेद आपका मिलेगा स्रोत एवं प्रार्थना है, यानी जो भी वैदिक देवताएं होते थे उनसे प्रार्थनाएं की जाती थी, प्रेयर्स थी, प्रेयर वाले मंत्र थे, उनका उच्चारण करके देवी देवताओं से प्रार्थना की जाती थी। तो ये सारी चीज़ें ऋग्वेद में हैं, स्रोत एवं प्रार्थना है। ठीक है। इसी प्रकार से हम यजुर्वेद की बात करें तो इसमें कर्मकांड पर आधारित है, यानी यजुर्वेद मेनली कर्मकांड आधारित वेद है। तो ये आपका सेकंड से में मैच कर जाएगा, स्रोत एवं कर्मकांड। सामवेद की अगर बात करें तो ये आपका संगीत में स्रोत है, ये म्यूजिक का पहला लिटरेचर माना जाता है, तो सामवेद आप संगीत में स्रोत से मिला दीजिए। इसी प्रकार से अथर्ववेद ये तंत्र मंत्र एवं वशीकरण पर आधारित वेद है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए का 4, बी का 2, सी का 1 एंड डी का 3, यानी करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? ऑप्शन ए सिंधु नदी, बी शतुद्री नदी, सी आपकी सरस्वती नदी, डी गंगा। यूपीपीसीएस 1999 का क्वेश्चन है ये। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है वो है आपकी ऑप्शन ए यानी सिंधु नदी। सबसे पहले आर्य आके सप्त सैंधव वाले क्षेत्र में निवास किए, यानी सप्त सैंधव वाला क्षेत्र आपका इंडिया का पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब, जिसमें सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का ये आपका रीजन है, जिसमें आपकी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सिंधु
ये सारी नदियाँ एक आती हैं, यानी इनके बीच का जो क्षेत्र है उसको सप्तसैंधव का क्षेत्र कहा जाता है। तो सबसे पवित्र उस समय यानी ऋग्वैदिक समय में सबसे पवित्र नदी थी वो आपकी सिंधु नदी थी। ठीक है, लेकिन लेटर वैदिक समय में यानी उत्तर वैदिक काल में आर्यंस लोग सप्त वाले क्षेत्र से निकलकर गंगा की तलहटी यानी गंगा के मैदानों में आ गए थे। और फिर जो लेटर वैदिक पीरियड में जो और वेदा हैं ऋग्वेद को छोड़ के, उन सब में गंगा का भी जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43, उपनिषद काल के राजा अश्वति शासक थे। ऑप्शन ए काशी के, बी कैकई के, सी पांचाल के, या डी विदेह के। तो क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कैकई के। यानी कैकई नरेश थे, राजा अश्वति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। ऑप्शन ए ब्रह्मदारण्यक उपनिषद, बी छांदोग्य उपनिषद, सी कठोपनिषद, डी केन उपनिषद। यूपीपीसीएस 99, यूपीएससी 1997 का क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कठोपनिषद। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद दे रखा है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 45, इसी तरीके से अगर हम बात करें वसुदेव कुटुंबकम, यह महाउपनिषद से दिया गया है। सत्यमेव जयते जो वाक्य है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 की तरह। वैदिक नदी कुबा, जिसका आज का नाम काबुल नदी है, इसका स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। ऑप्शन ए अफगानिस्तान में, बी चीनी तुर्किस्तान में, सी कश्मीर में, या डी पंजाब में। यूपीपीसीएस 1999 का ये क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन ए, यानी अफगानिस्तान में। जो काबुल नदी है वो आजकल अफगानिस्तान से निकलती है, और इसी का जो वैदिक समय पे इसका नाम था वो कुबा नदी था। ठीक है। वैदिक समय में अन्य बहुत सारी नदियों के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स थे, जैसे झेलम को उस समय बेतस्ता कहा जाता था, चिनाब को अस्किनी, रावी को परुशनी, सतलज को सतुद्री। ठीक है। इसी तरीके से ब्यास को बिपासा, तथा गंडक को सदानीरा कहा जाता था। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। ऑप्शन ए पूर्व मीमांसा, बी सांख्य दर्शन, सी न्याय दर्शन, या डी उत्तर मीमांसा। यूपीपीसीएस 1998 का क्वेश्चन है। तो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर रहेगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी सांख्य दर्शन। इसी प्रकार से पूर्व मीमांसा आपकी जैमिनी की है, जैमिनी ऋषि की। न्याय दर्शन आपका गौतम ऋषि का है। उत्तर मीमांसा आपकी भद्रायन जी की है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन ए तक्षशिला, बी अतरंजी खेड़ा, सी कौसाम्बी, डी हस्तिनापुर। ये यूपीपीसीएस 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी अतरंजी खेड़ा। आजकल अतरंजी खेड़ा यूपी के कासगंज जिले में स्थित है, और यहाँ से सबसे प्राचीन लोहे के एवं कपड़े पे प्रिंटिंग के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ऑप्शन ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद, या डी इनमें से कोई नहीं। तो किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, यानी सामवेद। यानी सामवेद का मेन जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है सामवेद का, वो सारे मंत्र आपके ऋग्वेद से उठाए हुए हैं। तो यानी ऋग्वेद का वो पार्ट जो पोइट्री में गाया जा सकता है, जिसको संगीत में लय में लाया जा सकता है, वो सारा पोर्शन आपका सामवेद में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। प्रस्थान त्रयी में कौन सा शामिल नहीं है। ऑप्शन ए भागवत, बी भगवत गीता, सी आपका ब्रह्मसूत्र, डी उपनिषद। यूपीपीसीएस 1997 का क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी भागवत। जबकि भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र तथा उपनिषद ये तीनों ही प्रस्थान त्रयी में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो कर्म का सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन ए न्याय से, बी मीमांसा से, सी वेदांत से, या डी वैशेषिक से। क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी मीमांसा से। यानी कर्म का सिद्धांत आपका मीमांसा में दे रखा है। मीमांसा की दो पार्ट हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, यानी लेटर मीमांसा। पूर्व मीमांसा आपका जैमिनी ऋषि ने प्रतिपादित किया है, जबकि ब्रह्मदारण्य ने
लेटर में यानी उत्तर मीमांसा प्रतिपादित किया है। ठीक है। मीमांसा को वेदांत का पोषण माना जाता है, खासकर उत्तर मीमांसा को, जिसे बद्रायण ने प्रतिपादित किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51। सुमेध सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है क्वेश्चन नंबर 51 में। सूची फर्स्ट में अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद दे रखे हैं। इसी प्रकार से सूची सेकंड में ईश्वर महिमा, बलिदान विधि, औषधियों से संबंधित तथा संगीत। तो इसको आपस में मिलाना है। अथर्ववेद की अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा यानी 3, औषधियों से संबंधित है ये। ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो इसमें ईश्वर महिमा का जिक्र है। इसी प्रकार से यजुर्वेद की बात करें तो इसमें बलिदान विधि यानी कर्मकांड पे आधारित है ये। सामवेद आपका संगीत पे आधारित है। यानी ए का 3 हो गया, बी का आपका 1, सी का 2 और डी का 4, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए है आपका अर्थशास्त्र, बी राजनीति, सी है चिकित्सा, डी है धर्म। ये MPPCS 1993 का क्वेश्चन है। तो चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, ये दोनों ही जो संहिता हैं ये आपकी चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। ऑप्शन ए ऋग्वेद से, बी सामवेद से, सी आपका ब्राह्मण ग्रंथों से, या डी यजुर्वेद से। तो क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी यजुर्वेद से। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी जितने भी विधि विधान हैं उन सब का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 54। वैदिक युगीन सभा क्या होती थी? ऑप्शन ए गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, ऑप्शन बी राज दरबार होता था, सी मंत्री परिषद थी, या डी राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। ये RAS और RTS 1994-95 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी एक मंत्री परिषद होती थी। ठीक है। यानी 3 मंत्री परिषद का जिक्र किया गया है उस समय, जैसे सभा, समिति और विदत। ठीक है। जबकि इन तीनों में से 2, सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। ठीक है। और ये दोनों उत्तर वैदिक काल में भी बनी रही थी, लेकिन उनका उतना इम्पोर्टेंस नहीं रहा जितना आपका ऋग्वैदिक समय में था। जबकि बिदत जो तीसरी संस्था थी, वो पूरी तरह से उत्तर वैदिक काल में समाप्त हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 55। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। ऑप्शन ए निरंकुश, बी प्रजातंत्र, सी गणतंत्र, या डी वंशानुगत राजतंत्र। ये RAS/RTS 1993 का क्वेश्चन है। तो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी आपकी, क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी गणतंत्र। ठीक है। यानी रिपब्लिकन गवर्नमेंट ये वैदिक युग में थी शुरुआत में। ठीक है। लेकिन लेटर वैदिक युग में ये वंशानुगत हो गया था ये सिस्टम। ठीक है। वंशानुगत राजतंत्र की तरफ ये शिफ्ट हो गया था। शुरुआत में सभा और समिति की सलाह पर ही अधिक से अधिक कार्य किया जाता था, लेकिन वैदिक युग जो लेटर वैदिक यानी उत्तर वैदिक समय में सारी जो शक्तियाँ थीं वो राजा के अंतर्गत शामिल हो गई थी, यानी सारी शक्ति राजा पर ही केंद्रीकृत हो गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद। ठीक है। और इस काल को यानी 1500 से 1000 BC तक का जो समय है वो ऋग्वेद का काल कहा जाता है, उसे ऋग्वैदिक समय कहा जाता है। ठीक है। जबकि 1000 BC से लेके 600 BC तक का जो कार्य है, जो समय है, वो और जो 3 वेद हैं उनका समय कहा जाता है। ठीक है। यानी इसे लेटर वैदिक काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? ऑप्शन ए सांख्य, बी वैशेषिक, सी मीमांसा, या डी योग। तो सबसे भारतीय दर्शन की सबसे आरंभिक विचारधारा रही है आपकी 57 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी सांख्य दर्शन। ठीक है। जिसे कपिल मुनि जी ने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 58। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो ये किस समय सबसे ज़्यादा इसकी सब 6 दर्शनों की अभिव्यक्ति की थी? तो ये वैदिक युग में, बी गुप्त युग में, सी कुषाण युग में, या डी मौर्य युग में। ये SSC 2003 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, यानी वैदिक युग में। ठीक है। यानी वैदिक युग में 6 दर्शन थे। सांख्य दर्शन, जिसे कपिल मुनि जी ने प्रतिपादित किया था, योग दर्शन जिसे पतंजलि ऋषि ने, न्याय दर्शन गौतम ऋषि ने, वैशेषिक
वैशेषिक ओलूक कणाद, जिन्होंने परमाणुवाद सिद्धांत भी दिया था। मीमांसा, जिसे हम पूर्व मीमांसा कहते हैं, ये जैमिनी ऋषि ने। एवं वेदांत, जिसे उत्तर मीमांसा कहा जाता है, ये बादरायण जी ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? ऑप्शन ए है मृदभांड या पॉटरी, बी आभूषण, सी बढ़ईगिरी, जिसे काष्ठकारता भी कहा जाता है, डी आपका लोहार या लोहारगिरी। एसएससी 2003 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी लोहारगिरी। ठीक है। यानी मृदभांड पॉटरी बनाना, जैसे ऑक्री कलर्ड पॉटरी फेमस थी, OCH। ठीक है। या रेड एंड ब्लैक पॉटरी भी उस समय फेमस थी, लाल और काले मृदभांड उस समय चला करते थे। या बढ़ईगिरी काष्ठकारिता, जो सबसे पुराना पेशा माना जाता है। या आभूषण बनाना, जिसमें निष्क, जैसे हार, जो सोने का हार होता था उसे निष्क कहा जाता था। यानी ये तीनों चीज़ें उस समय होती थी, लेकिन लोहारगिरी इस तरीके का कोई भी स्पष्ट उल्लेख वैदिक समय का नहीं है। ठीक है। क्योंकि वैदिक समय में एक दो ही धातु थी, मेनली तामा। ठीक है। तो तांबे का प्रयोग किया जाता, तो मेनली लोहार यानी लोहे का कार्य उस समय स्टार्ट में नहीं आया था उतने डोमिनेंस में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में आपके उपवेद दे रखे हैं, सूची सेकंड में उनसे संबंधित वेद हैं। और सूची फर्स्ट में दे रखा है आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद तथा शिल्प वेद। ठीक है। जिसे अर्थशास्त्र भी कहते हैं। सूची सेकंड में आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद दे रखे हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। यदि हम इसे मिलान करें तो आयुर्वेद आपका ऋग्वेद का ही उपवेद है। ठीक है। आयुर्वेद ऋग्वेद से ही संबंधित है। इसी प्रकार से धनुर्वेद यजुर्वेद से ही संबंधित है। गंधर्ववेद आपका सामवेद से संबंधित है, जिसमें संगीत में ज्ञान यानी संगीत का एक स्रोत माना जाता है, जैसे सामवेद को। इसी तरीके से शिल्प वेद या अर्थशास्त्र आपका अथर्ववेद से संबंधित है। यानी रेस्पेक्टेड सभी वेद एक दूसरे से संबंधित हैं। यानी सभी वेद अपने अपने वेद सामने दे रखे हैं। यानी ए का करेक्ट आंसर रहेगा 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। यानी करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है। यानी ए सही है। क्वेश्चन नंबर 61। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? ऑप्शन ए सेकंड से 7वें मंडल, बी 1 से 6वें मंडल, सी 3 से 8वें मंडल तक, या डी 4 से 9वें मंडल तक। तो किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा गया है? तो 61 का करेक्ट आंसर रहेगा आपका क्वेश्चन आंसर नंबर ए, यानी दूसरे सेकंड से लेके 7वें मंडल को आपके वंश मंडल कहा गया है। और जो दूसरा मंडल से लेके 7वें मंडल तक जितने भी मंडल हैं, ये सबसे प्राचीन मंडल हैं। जबकि पहला, 8वां, 9वां और 10वां ये बाद में, इनके बाद में प्रचलित हुए, या इनके बाद में इनकी उत्पत्ति हुई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62। किस वेद में जादुई माया और वसीकरण, इन दोनों का वर्णन है? ठीक है। मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन किस वेद में दे रखा है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर होने वाला है आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, यानी अथर्ववेद। अथर्ववेद में आपका जादुई माया और वशीकरण, तंत्र मंत्र, इन सभी चीज़ों का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। आर्य शब्द इंगित करता है? ऑप्शन ए नृजाति समूह को, बी यायावरी जन को, सी भाषा समूह को, या श्रेष्ठ वंश को। UPSC 1999 का क्वेश्चन है ये। 63 का करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी श्रेष्ठ वंश को। यानी आर्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो श्रेष्ठ या कुलीन ही होता है। अतः आर्य शब्द इंगित करता है एक श्रेष्ठ वंश को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 7, 8, 9, 10। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी 10 मंडल हैं। टोटल मिला के 10 मंडल हैं। 2 से 7वां मंडल ये प्राचीन मंडल हैं, जबकि 1, 8, 9, 10 ये नए मंडल हैं। ठीक है। आपके जो 2 से 7 में मंडल है उन्हें वंश मंडल या गोत्र मंडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। आर्य भारत में संभवतः आए? ए यूरोप से, बी मध्य एशिया से, सी पूर्वी एशिया से, या डी अन्य क्षेत्रों से। तो अभी तक जो मैक्स मूलर का सिद्धांत को माना जाता है, उन्होंने बोला है कि जो आर्य हैं वो आपके मध्य एशिया से आए थे। ठीक है। इसी प्रकार और भी, जैसे बाल गंगाधर तिलक मानते हैं कि आर्य उत्तर आपके नॉर्थ पोल से आए थे, उत्तरी ध्रुव से आए थे। जबकि दयानंद सरस्वती जी मानते हैं कि आर्य तिब्बत से आए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद।
यानी गद्य यानी पद की, गद्य यानी प्रोज फॉर्म में कौन सा वेद आपका रचित है अंशतः रूप में, यानी उसके कुछ आपके, यानी ऐसा कौन सा वेद है जिसका कुछ पोर्शन आपका गद्य फॉर्म में भी है। तो ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी यानी यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद का कुछ पोर्शन आपका आपका गद्य फॉर्म में है और कुछ पोर्शन आपका पद्य फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर 67, सभा और समति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है। ऑप्शन ए ऋग्वेद में, बी यजुर्वेद में, सी सामवेद में या अथर्ववेद में। तो 67 का करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी अथर्ववेद में। अथर्ववेद में ये कहा गया है कि सभा और समति प्रजापति की दो पुत्रियां थीं। क्वेश्चन नंबर 68, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी। ऑप्शन ए सभा, बी समिति, सी बिदत या डी परिषद। यानी टोटल मिला के चार तरीके की संस्थाएं होती थी, चार राजनीतिक संस्थाएं थी उस समय। तो इसमें सबसे प्राचीन कौन सी है। 68 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी बिदत। ठीक है, यानी इन सभी में आपका बिदत जो संस्था है वो सबसे प्राचीन थी, और ये लेटर वैदिक पीरियड में, उत्तर वैदिक काल में इसका अस्तित्व खत्म हो गया था। उत्तर वैदिक काल में आपकी सभा और समिति ही बची, लेकिन उनकी जो पावर थी वो कम हो गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है। ऑप्शन ए ऐत्रेय ब्राह्मण, बी शतपथ ब्राह्मण, सी गोपद ब्राह्मण या डी पंचविश ब्राह्मण। तो क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट आंसर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन बी यानी शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो उन सभी में आपका सबसे प्राचीन ग्रंथ, प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है, और ये यजुर्वेद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 70, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई। ऑप्शन ए ऋग्वैदिक काल में, बी आपके उत्तर वैदिक काल में, सी महाकाव्य काल में या डी शूद्र काल में। तो क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में आपकी गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आ गई थी। ठीक है, उत्तर वैदिक काल से ही आपकी शूद्र व्यवस्था, जो वर्णाश्रम था, वर्णाश्रम की व्यवस्था थी जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, इन सभी वर्णों को अलग अलग रूप में विभाजित किया गया पुरुष सूक्त के अनुसार। तो वो ये व्यवस्था आपकी उत्तर वैदिक काल से ही प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71, अनुलोम विवाह का अर्थ है। ऑप्शन ए उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, बी निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, सी उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह या डी निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। अगर हम अनुलोम विवाह की बात करें तो इसमें होता है कि इसमें हाई कास्ट का मेल और लो कास्ट की वुमेन के साथ अगर शादी हो जाए तो उसको हम अनुलोम विवाह कहेंगे। यानी उच्च वर्ण का पुरुष अगर निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह करे तो वो अनुलोम विवाह होता है, जबकि उच्च वर्ण की नारी अगर निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह करे तो वो आपका प्रतिलोम विवाह होता है। ठीक है, यानी वैदिक समय पे अनुलोम विवाह को फिर भी मंजूरी दी जाती थी, लेकिन प्रतिलोम विवाह को अच्छा नहीं समझा जाता था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 71 का ऑप्शन ए यानी उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह अनुलोम विवाह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही है कि प्रतिलोम विवाह क्या होता है। ऑप्शन ए जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह करे, जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह करती है, या जब उच्च वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की नारी के साथ ही विवाह करे, या निम्न वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह करे। तो प्रतिलोम विवाह जैसे कि अभी बताया, प्रतिलोम विवाह वह विवाह होता है जिसमें उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह करें, यानी 72 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, यानी हाई कास्ट वुमेन जब लोअर कास्ट मैन के साथ अगर विवाह हो जाए उसका, हाई कास्ट की वुमेन का लो कास्ट के मैन के साथ, तो उसको हम प्रतिलोम विवाह कहते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 73 की बात करूँ तो वैदिक युग में यव कहा जाता है, यानी यव किस फसल को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है गेहूँ, बी जौ, सी चावल, डी इनमें से कोई नहीं। तो 73 का करेक्ट आंसर रहेगा यव यानी जौ। ठीक है, गेहूं को उस समय गोधूम कहा जाता था, चावल को ब्रीही, इसी प्रकार से जौ को यव कहा जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाए, यानी ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए चावल, बी गेहूं के लिए, सी जौ या डी कपास। तो ब्रीही शब्द प्रयोग किया है आपके ऑप्शन ए चावल के लिए। ठीक है, ब्रीही चावल से कहते थे, गेहूं को गोधूम कहते थे, जौ को आपका
यब कहा जाता था, कपास को आपका सेंडोन या कपासी कहा जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, और ये हमारे वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा। इसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं और जो यूथ कंपटीशन टाइम्स की क्वेश्चंस हैं, इन सब का एक वीडियो और आएगा, तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देखिएगा। अथर्व का अर्थ होता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, अथर्व का अर्थ है, ऑप्शन ए पवित्र जादू, बी यज्ञ, सी स्तुति, डी दर्शन। तो क्वेश्चन नंबर 75, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। अथर्ववेद का भी यही अर्थ हो गया कि वो वेद जिसमें पवित्र जादू, तंत्र मंत्र, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई हो। ठीक है, तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर अभी तक आप बने हुए हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और प्लीज़ सब अधिक से अधिक संख्या में जितना भी हो सके आप वीडियो को शेयर करिए, ताकि यूपी पीसीएस, यूपी प्री, यूपी आरओ यारो, यूपी पैट सन 2023 जो अभी होने वाला है, या यूपी पुलिस का एग्ज़ाम जो आने वाला है, इन सब के लिए वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। जो भी लोगों तक आप पहुंचाएंगे उन सब के लिए बहुत ज़्यादा सहायता करेगा। चलिए, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।